मंदिर से मस्जिद या फिर मस्जिद से मंदिर। स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में हम इस पर्टिकुलर केस के साथ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और क्वेश्चन को समझ लेते हैं सो दैट बाद में या कहीं पे भी डाउट ना रहे कि जो ये पर्टिकुलर अयोध्या डिस्प्यूट है ये इतना लेंथी और कंफ्यूजिंग क्यों रहा। देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी है जो कि 1528 से शुरू होती है। तो अगर सवाल यानी क्वेश्चन जो है जमीन के मालिकाना हक का है, जमीन के टाइटल का है, तो ये हक कब से देखा जाएगा? 1528 से जब बाबरी मस्जिद को बनाया गया था, या फिर 1949 से जब लॉर्ड राम की जो मूर्ति है उसको रखा गया था, या फिर 1992 से जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी? मीडिएशन क्यों फेल हो गया? इन सब क्वेश्चंस को, इन सब पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस केस के साथ जुड़े जो 3 पक्ष थे उनके सबूत क्या क्या थे और उन सबूतों के आधार पर उनकी मांगे क्या क्या थी। बिलीव और इमोशंस को साइड पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला 40 दिन की हेयरिंग वाले इस केस के डिसीजन का असर क्या हुआ। हेलो एंड हाय गाइस, दिस इज एनीन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पहलू जानेंगे सो दैट आप इस केस की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दोनों को ही समझ सकें। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। हिंदू पक्षों का कुछ कहना था, मुस्लिम पक्षों का कुछ कहना था। इसके बीच में जो कहानी सामने आती है उसको देखते हैं। जैसे कि 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकरी ने बाबरी मस्जिद को बनाया, पर वहां के जो लोकल लोग थे उनका ये मानना था जो ये मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसी कारण जो हिंदूज और मुस्लिम है उनके बीच में सबसे पहला रॉइट मींस दंगा होता है जो कि 1853 और 1859 के बीच में चलता है। बट उन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बीच में आती है, जो ये फैसला लेती है कि इस एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो फैसला किया उसमें था कि अंदर का हिस्सा मुस्लिम यूज कर लेंगे, बाहर का हिस्सा हिंदूज यूज कर लेंगे। ये कहकर वो इस एरिया की फेंसिंग करवा देते हैं। इसके बाद 1885 में पहली बार ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचता है, जब महंत रघुवीर दास बाहर के हिस्से में पूजा करवाने के लिए छत निर्माण की मांग करते हैं। आप देखते हैं कि आजादी के बाद क्या क्या हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है वो है 23 दिसंबर 1949 की, जब मस्जिद के मेन पार्ट में भगवान राम की मूर्ति को रख दिया गया। तो अब हिंदू उस पार्ट की भी पूजा करने लगे जहां भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। सिचुएशन फिर से गर्म आ गई। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पूरे एरिया को कंप्लीट बैन लगा दिया सो दैट ना हिंदूज और ना मुस्लिम कोई भी अंदर ना जा सके। तो इस गवर्नमेंट के इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस को फाइल किया गया। इस अयोध्या डिस्प्यूट का इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा। जैसे 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं की पूजा करने के लिए केस फाइल करते हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती हैं कि इस पूरे एरिया का पोजेशन हमें मिल जाना चाहिए। और इसके 2 साल के बाद ही 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का जो भी मालिकाना हक है, जो भी पोजेशन है वो तो हमें ही मिलना चाहिए। अब देखा जाए हर एक डिस्कशन कोर्ट में तो होती नहीं है, तो ये भी अब देख लेते हैं कि कोर्ट के बाद, कोर्ट के बाहर जो भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप थे वो क्या क्या तैयारी कर रहे थे। एक साइड विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनाते हैं, और दूसरी साइड गवर्नमेंट के बैन के अगेंस्ट जो भी केसेस फाइल किए गए थे उनके नतीजे भी आने शुरू हो गए थे। एक डिसीजन ऐसा आया जो कि 1986 में आया, वो था फैजाबाद कोर्ट का। कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए कुछ एरिया जहां पे वो पर्टिकुलर डिमांड कर रहे थे उसकी परमिशन दे दी। इस डिसीजन से नाराज होकर मुस्लिम ने अपनी एक खुद की कमेटी बना ली जो कि थी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद 1989 में एक और केस फाइल किया गया रामलाला विराजमान के नाम से। इन्हें भी क्या चाहिए था, इन्हें भी उस जगह का मालिकाना हक चाहिए था। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए जो वहां पे स्थिति थी वो और गंभीर हो गई। आगे की सिचुएशन देखते हैं। जैसे कि 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट होते हैं। सिचुएशन और टेंस्ड हो जाती है, दंगे होने लगते हैं, औरतों और आडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है।
अब लाल कृष्ण आडवाणी जी क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर थे, तो उनके जेल जाने के विरोध में तब की जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उससे बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। इसके बाद 1991 में मामलों को गर्माता देख और दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स की तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार भी उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर लेती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 6 दिसंबर 1992 की, जब हजारों की संख्या में कर सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया और उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा दंगे होने लगे, तो 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़फोड़ के सिलसिले में जिम्मेदारी किसकी थी और सिचुएशन की जांच करवाने के लिए एक लिब्राहम कमेटी अपॉइंट की गई। उस टाइम पीरियड में सेंटर में थी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि अयोध्या के इस डिस्प्यूटेड एरिया में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और बाकी फैसिलिटीज का निर्माण करवाना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को बीजेपी ने स्ट्रांगली अपोज किया। इसके बाद आते हैं 2002 में, जब सेंटर में आ जाती है बीजेपी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विवाद शुरू किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रेजोल्यूशन करवाना, हिंदूज और मुस्लिम में बातचीत के द्वारा कोई सोल्यूशन निकालना। सारी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिमांडेड एरिया का मालिकाना हक यानी कि पोजेशन डिसाइड करने के लिए 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी। ये जजेस होते हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान एंड जस्टिस डीवी शर्मा। केस की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है। एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से एक टाइमलाइन बनती है कि 12th सेंचुरी में एक मंदिर था उस डिस्प्यूटेड एरिया में एंड 1528 के में उस डिस्प्यूटेड एरिया में एक मस्जिद थी। बीच का जो 300 साल का टाइम पीरियड है उसके लिए कोई सबूत नहीं है, पर अगर हम कनेक्ट द डॉट्स करें तो 12th सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 में एक मस्जिद थी, और तो और लोकल लोगों के हिसाब से मस्जिद जो थी वो मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। ये थी एएसआई की फाइनल रिपोर्ट। सारे सबूतों रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट को डिलीवर किया। उन्होंने इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले वाला हिस्सा राम मूर्ति वाला गया रामलाला विराजमान को, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा वाला दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को पूरी तरह से रोक मतलब कि स्टे लगा दिया। 2010 के बाद बात आती है 2016 की, जब 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस केहर ने इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को, इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंच चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 में शुरू होगी। इस पर्टिकुलर केस की हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बेंच कंपोज करती है, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, डीवी चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड अब्दुल नसीर। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटर मीडिएशन के थ्रू सेटल करने को कहती है। मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की मतलब कि 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक हियरिंग चलती है। इस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन जो होता है, जजमेंट जो होती है वो रिजर्व कर लेती है, बट पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ जो रिलीफ होता है वो सबमिट करने को बोलती है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मींस जो भी पार्टीज ने अपना क्लेम मांगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो उनके ऑल्टरनेटिव उन्हें कुछ क्या चाहिए ये जमा करने को बोलती है। इसे कहते हैं मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। आप तीनों पार्टीज की दलीलें भी जान लेते हैं, जैसे कि निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन,
और रामलाला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन। अब एक एक करके तीनों पार्टीज के इश्यूज और रिस्पॉन्सेज जान लेते हैं। जैसे कि निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि 1934 से जो अंदर वाला एरिया का हिस्सा है उसका पूरा पोजेशन हमारे पास था, पर हालांकि उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जो ये बता सकें कि इस पूरे एरिया का पोजेशन सिर्फ और सिर्फ उनके पास था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये कहना था कि दिसंबर 6, 1992 को इस पूरे एरिया में मस्जिद था और सिर्फ यही फैक्ट को कंसीडर करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1949 को इन द मिडल ऑफ द नाइट मस्जिद में राम मूर्ति प्लेस की गई थी, जो कि एक इलीगल एक्ट था और इस इलीगल एक्ट से किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये भी कहा कि हाँ, राम चबूतरा में हिंदूज वर्शिप करते हैं और राम चबूतरा ही भगवान राम का असली बर्थ प्लेस है और इस एरिया में अगर हिंदूज पूजा करें तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इनर कोर्टयार्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलना चाहिए। इसके बाद CS वैद्यनाथन का कहना था कि इस एरिया में हमेशा से राम टेम्पल ही था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 1949 से, मतलब जब से मूर्ति रखी गई थी, तब से ये एरिया हमारे पोजेशन में था और मुस्लिम वर्ग का मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड का तब से इस एरिया में कोई भी एक्सक्लूसिव पोजेशन है ही नहीं। ASI की रिपोर्ट पर स्ट्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स और स्लैब्स थे उनमें हिंदूज मोटिव और स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जो ये दिखाता है कि पहले यहाँ राम मंदिर ही था। सारे पक्षों की दलीलें सामने रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड या सिर्फ ASI की रिपोर्ट पर बेस्ड किसी भी जमीन का मालिकाना हक यानी कि पोजेशन डिसाइड नहीं किया जा सकता। जमीन का जो टाइटल है, जो हक है, वो लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी कि एविडेंसेस पर बेस्ड है और तभी उस एविडेंस को कंसीडर करके डिसाइड किया जाता है। और एविडेंस क्लियरली ये दिखाते हैं कि मस्जिद होने के बावजूद उस एरिया में हिंदुओं को पूजा करने के लिए कभी भी रोक टोक नहीं लगाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट डिलीवर करी वो अनसस्टेनेबल थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कोशिश करी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, जबकि ये जो रिलीफ था किसी भी पार्टीज ने मांगी ही नहीं थी, तो हम ये रिलीफ नहीं दे सकते थे किसी भी पार्टीज को। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अनसस्टेनेबल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटीज पर रिलाय करते हुए ये तो सेटल है कि बाहर का जो हिस्सा है वो 1857 से वहां हिंदूज पूजा करते आ रहे हैं, जिससे उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम्स के निजाम अदा करने पर जो रोक लगाई गई थी वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई थी, मतलब उस दिन से जब से मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, जिससे मुस्लिम का अपने 400 साल पुराना जो मस्जिद में राइट टू वर्शिप था वो डिप्राइव हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग अपने पावर्स को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई उसको सुधारते हुए ये फाइनल डायरेक्शन दी कि बाबरी मस्जिद वाला 2.77 एकड़ वाला जो हिस्सा है, जो लैंड है, वो रामलाला विराजमान को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वाली जमीन का जो हिस्सा है वो जाएगा। दोनों पार्टीज को अपना अपना अलॉटेड एरिया एक ही दिन गवर्नमेंट देगी। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी कोर्ट केस में दोनों पार्टी सेटिस्फाइड फील करके वापस कभी भी नहीं आई। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी, जस्टिस केहर, सुप्रीम कोर्ट का बेंच और भी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इस डिस्प्यूट को आपसी समझौते से या फिर मीडिएशन से सॉल्व किया जाए, क्योंकि बाकी तरीके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का असर क्या हुआ वो तो हम सब ने देखा ही है। उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और इस टॉपिक दोनों का ही आपको समझ आया होगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप यूनिटी और इंटीग्रिटी की लाइन में ही इंटरप्रेट करेंगे। That's it for now. See you in the next video.